जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? आपने एक ख़बर पढ़ी होगी, तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे, अखबारों में आपने ख़बर देखी होगी। उस ख़बर में क्लेम ये किया गया है कि पंजाब के अंदर कुछ डॉक्टर्स ने आंखों के अंदर इंजेक्शन लगाए और उससे 86 लोगों की बीनाई ख़त्म हो गई। 86 लोग, 86 लोग अंधे हो चुके हैं, अब उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। अब सवाल ये है कि आंखों के अंदर इंजेक्शन कैसे लगाए गए, और फिर वो जो इंजेक्शन्स थे वो क्या जाली थे, क्या वो गलत थे, या उनके अंदर कुछ जहर मिल गया था, कोई गड़बड़ हो गई थी और उसकी वजह से रिएक्शन आया। और अगला सवाल ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं या आपकी आंखों को कोई प्रॉब्लम है तो आप इस सूरत हाल में आपको इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है या फिर आप शुगर के मरीज़ हैं तो इन दोनों बीमारियों में आपकी आंखें डैमेज होने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। मैं खुद क्योंकि डायबिटिक था और अब भी थोड़ा सा हूँ, और 30 साल की डायबिटीज़ की वजह से या उससे भी ज़्यादा अरसे की डायबिटीज़ की वजह से मेरी अपनी आंखें मुतासर हुई थी। और जब आंखें मुतासर हुई और मैंने एक बार अपने दोस्त डॉक्टर को दिखाया कि मुझे थोड़ा सा धुंधला नज़र आता है, तो जब उसने देखा, उसने मुआयना की, तो उसने कहा आपकी आंखों का तो बेड़ा गर्क हुआ है और ये इमीडिएटली इसका इलाज करना पड़ेगा। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि इलाज किस किस्म का होगा, तो उसने बताया कि आंखें जो होती हैं इसके सामने पुतलियाँ होती हैं और उसके पीछे दिमाग के अंदर रेटिना होता है, उसको कहते हैं रेटिना। वो बेसिकली पर्दा होता है जिसके ऊपर आपका अक्स नज़र आता है। जो चीज़ हम देखते हैं तो आँख के लेंस से होता हुआ ब्रेन के जो पिछले हिस्से हैं उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट करता है, और वहाँ पे एक पर्दा होता है जो उसको रिसीव करके उसका एक मैसेज बना के हमारे ब्रेन को पहुँचाता है। तो ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के ज़रिए हम चीज़ों को देखते हैं। तो जब वो पर्दा वो अगर उसकी थिकनेस कम हो जाए या उसकी थिकनेस बढ़ जाए या उसके अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए या वो डी शेप होना शुरू हो जाए या वहाँ पे कोई वायरस आ जाए, तो फिर जो कुछ हम देख रहे होते हैं उसका अक्स जो बनता है उसको हमारा माइंड रीड नहीं कर सकता, तो हमें धुंधला नज़र आता है और ये धुंधलापन आहिस्ता आहिस्ता एक बीनाई की ख़राबी में तब्दील हो जाता है, फिर बंदा अंधा हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए जो एक मिरेकल किस्म का इंजेक्शन बना था, मिरेकलस इंजेक्शन उसको कह लें, जो मोज़ाती इंजेक्शन बना था, वो चंद साल पहले सामने आया। और वो करता क्या इंजेक्शन कि जब आपकी आंख में, आपके रेटिना पे इंजेक्शन लगाया जाता है तो वो जो उसकी बारीक बारीक वेन्स होती हैं उसमें से, जिसमें से खून निकल रहा होता है, उसको वो रोक देता है। तो अब ब्लड नहीं निकल रहा होता, जब ब्लड नहीं निकल रहा होता तो आपका पर्दा महफूज हो जाता है, फिर वो ख़राब नहीं होता, फिर उसके अंदर अक्स ख़राब नहीं होता, तो आपकी आंखें बच जाती हैं। अब यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जितने शुगर के मरीज़ थे उन सबको गवर्नमेंट ने इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए थे। बल्कि यूके के अंदर जब ये इंजेक्शन आया तो इंजेक्शन बहुत ज़्यादा महंगा था, इतना महंगा था कि कोई शख्स भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, और जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उन्होंने फ्री इंजेक्शन देने से इनकार कर दिया था। तो उसका हल ये निकाला कि कुछ ऐसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी जिनके पास फंड्स थे, तो उन्होंने खुद वो इंजेक्शन फ्री लगवाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा जी कि हम लोगों को फ्री इंजेक्शन लगवाएंगे, और उसका नतीजा ये निकला कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक दूसरी लोकेलिटी में एक बंदा रहता है और वहाँ पे इंजेक्शन उसको ख़रीदना पड़ता है, तो उसने अपना घर वहाँ से बेच के तो इस लोकेलिटी में आ गया कि जहाँ पे ये फ्री इंजेक्शन लग सकता था, तो उसको भी फ्री इंजेक्शन लग गया। जब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर आया म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस पे, कमेटीज़ पे, तो फिर गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि पूरे यूके के अंदर ये कर दें प्रोसेस, और उसका ये फ़ायदा हुआ कि पूरे यूके के अंदर जितने डायबिटिक थे, जिनको ब्लड प्रेशर था, जिनकी हिस्ट्री थी हाइपरटेंशन की बहुत पुरानी, उन सब को उन्होंने फ्री इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए थे। जब ये फ्री इंजेक्शन यूके के अंदर लगना शुरू हुआ तो उसके बाद बाकी मुल्कों में भी लगना शुरू हो गया, और उससे इसकी बड़ी हैवी कास्ट थी जो गवर्नमेंट्स ने बर्दाश्त की। बल्कि एक वक्त ये भी आया कि जो भी डायबिटिक थे और वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो गवर्नमेंट खुद उनको फ़ोन करके बताती थी कि अब आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आपने ये इंजेक्शन हर सूरत लगाना है, और अगर वो इंजेक्शन नहीं लगवाता तो पुलिस भेज के उसको घर से मंगवा के उसको इंजेक्शन लगाया जाता। अब सवाल ये कि गवर्नमेंट को कितने नफलों का सवाब है, वो ये काम क्यों करते हैं? उसकी वजह ये थी कि उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया कि इंजेक्शन की एक प्राइस है और जो अंधापन है उसकी ज़्यादा प्राइस है। कि अगर गवर्नमेंट एक इंजेक्शन लगा देती है तो फ़र्ज़ कर लें कि कुछ 10,000 पाउंड्स या 10,000 डॉलर उसकी कीमत है, और जब एक शख्स अंधा हो जाता है तो उसको जो मेडिसिन देनी है या उसका जो इलाज करना है या उसकी जो टेक केयर करनी है, उसका ख़र्चा कहीं ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि बजाय इसके हम 1 लाख पाउंड खर्च करें कंधे पे या 1 लाख डॉलर्स खर्च करें कंधे पे, उससे बेहतर है कि हम 10,000 डॉलर या 10,000 पाउंड खर्च करके इसकी आंखें बचा लें ताकि ये माजूर ना हो।
तो उसके बाद ये इंजेक्शन लगना शुरू हो गए। ये इंजेक्शन ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप डायबिटिक हैं और अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं और आप उस बीमारी का शिकार हो चुके हैं कि जिसमें आपका जो पर्दा है उसमें से खून रसना शुरू हो गया है, तो ये ज़बरदस्त इंजेक्शन ये लगना चाहिए। लेकिन इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि इंजेक्शन प्रॉपर इंजेक्शन होना चाहिए, किसी जगह से, सड़क से या किसी मेडिकल स्टोर से नहीं ख़रीदना। ये प्रॉपर बाहर से आता है और इसे लगाने वाले भी स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इंजेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। ये महंगा इंजेक्शन है, ये सस्ता इंजेक्शन नहीं। कोई शख्स ये कह रहा है ना मैं 6000 रुपये पे लगा रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है। इतनी कीमत इसकी नहीं, इसकी कीमत ज़्यादा है। एक दूसरा, इसको लगाने वाले लोग स्पेशलिस्ट हैं कि हर शख्स के लगाने के बस की बात नहीं है कि वो आएगा और आपकी आंख में इंजेक्शन ठोक देगा। तो उसका एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। इसलिए जो रेटिना के एक्सपर्ट होते हैं, को देखिए आंखें जो है ना, उसके भी आगे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। कुछ आपके लेंसेज पे काम करते हैं, कुछ मोतिये पे काम करते हैं, कुछ विजन्स पे काम करते हैं। और जो रेटिना है उसके एक्सपर्ट्स, उसके डॉक्टर बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो आपने ये इंजेक्शन रेटिना के एक्सपर्ट से लगवाना है और वो सीनियर डॉक्टर होना चाहिए। दूसरा, जो इंजेक्शन आएगा वो सीनियर डॉक्टर पढ़ के बताएगा कि इंजेक्शन का नाम ये है, इसकी एक्सपायरी डेट ये है और इस कंपनी का और इसका ये सर्टिफिकेट और ये मैं आपको लगा रहा हूँ। एक चीज़। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि ये एक खौफनाक और बड़ा सेंसिटिव किस्म का प्रोसेस है, क्योंकि इंजेक्शन के दौरान अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आपकी आंख साया हो जाए, क्योंकि इंजेक्शन आपके पर्दे में लग रहा है, ये लेंस में नहीं लग रहा। और उससे पहले बाकायदा आंख को सुन किया जाता है, फिर ये जो वाइट हिस्सा है उसके अंदर से इंजेक्शन को घुसाया जाता है और अंदर जाके उसको पिचकारी मारी जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिज़ाल्व होता है। और उसके बाद जो एहतियात है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एहतियात है। आँख के ऊपर पट्टी बांधी जाती है, फिर आपने 1 या 2 दिन तक वो पट्टी रखनी होती है, फिर आपने नहाना नहीं है, अब पानी नहीं लगना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि किसी किस्म का भी रिएक्शन अगर आपकी आँख के अंदर आ गया या कोई बैक्टीरिया चला गया या वायरस चला गया तो आपकी बीनाई चली जाएगी। तो 28 दिन तक जब मैंने लगवाया था तो 28 दिन तक मैंने उसकी बड़ी हिफाजत की थी। फिर जाके इस काबिल इंसान होता है कि वो थोड़ी सी बेहतियाती कर सके या आँख धो सके, उससे पहले इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी होती। तो ये जो 86 लोग जो अंधे हो गए हैं, उसकी मेन रीज़न ये थी कि इंजेक्शन ठीक नहीं था, बल्कि एक शख्स ने कैंसर सेंटर बनाया हुआ था, वहाँ वो बाहर से इंजेक्शन ख़रीद के लाता था, उसने मुख्तलिफ डोजेज़ बनाए, जो ज़ाहिर है ये कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। और जब डोजेज़ बनाई गई तो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया या उसके अंदर कोई वायरस आ गया और वो सेप्टिक हो गया। तो वो जब लगाया गया तो उसके अंदर वायरस है जिसने अंदर पस पैदा कर दी उसकी आँख के अंदर और वो आँखें डैमेज हो गई। तो ये चीज़ जो है इतनी ऐसी नहीं है कि आप इसको बेहतियाती से के साथ कर सकें। जब मुझे इंजेक्शन लगा था तो डॉक्टर ने ये कहा था कि आपको 3-3 इंजेक्शन लगेंगे दोनों आँखों में। तो मुझे सिर्फ एक आँख में सिर्फ 1 इंजेक्शन मैंने लगवाया, उसके बाद मैंने अगले 5 इंजेक्शन नहीं लगवाए थे। उसकी वजह ये थी कि मैंने डॉक्टर से पूछा था कि ये ख़तरनाक प्रोसेस है। वो कहता है जी सेंसिटिव प्रोसेस है, हाईली सेंसिटिव प्रोसेस है, इसके अंदर किसी वक्त भी कोई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इंटरवेंशन कर रहे हैं आपकी आंख के अंदर और इस इंटरवेंशन का कोई भी नतीजा निकल सकता है। लिहाजा आप इसमें बेहतियाती नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बीनाई जा सकती है। तो मैंने उससे पूछा था कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, तो उसने कहा जिसका सब्स्टिट्यूट यही है कि आप शुगर कंट्रोल कर लें, यानी आपकी शुगर 6 से नीचे होनी चाहिए, 5.7, 5.8, और अगर 5.5 हो तो आइडियल है, फिर आपके जिस्म के अंदर कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अगर आपने शुगर कंट्रोल ना की तो फिर इंजेक्शन लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने वालिद साहब की आंखों में भी इंजेक्शन लगवाए थे, इसके बावजूद उनकी बीनाई चली गई थी, दोनों आंखों की बीनाई चली गई थी। इतनी खौफनाक चीज़ है, इतनी खौफनाक मर्ज़ है ये शुगर। तो मुझे उन्होंने कहा जी शुगर आप कंट्रोल करना है तो आपको फिर ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप हैरान होंगे कि मैंने शुगर पर इतना ज़्यादा काम किया कि उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत रहम किया, करम किया। मैं अब भी 6 महीने बाद आंखें टेस्ट करवाता हूँ तो आंखों का रेटिना बिल्कुल ठीक है, दोबारा इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जितने डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जितने हाइपरटेंशन के यानी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उन सबसे मेरी दरख्वास्त ये है कि आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, इंजेक्शन से आप बच जाएंगे। इस किस्म के खौफनाक जो फेनामनाज हैं उन सब से आपकी जान बच जाएगी। और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे
तो फिर आपकी आंखें भी ज़ाया होंगी, फिर खुदा न खास्ता आपके गुर्दे भी जाएंगे, फिर खुदा न खास्ता आपको ब्लड प्रेशर भी आपका शूट अप करेगा, फिर खुदा न खास्ता आपको हार्ट का इशू भी आ सकता है, फिर खुदा न खास्ता आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, फिर खुदा न खास्ता आपकी रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और एक जो कॉमन चीज़ है कि आपके पेशाब का इशू भी हो सकता है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आपके टिश्यूज़ जो बॉडी के हैं वो डैमेज हो सकते हैं, आपका असाबी निज़ाम डैमेज हो सकता है, आपके सारे दांत गिर सकते हैं, आपको सुनाई कम दिया जा सकता है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको आपको फेस करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका इन सारे इश्यूज़ से बचने का वो ये है कि आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने और अपनी हाइपरटेंशन या अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गुरु आपको बताएगा अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप 2, 3, 4 कौन से ऐसे काम कर सकते हैं, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उस ब्लड प्रेशर से बचने के लिए आपको 2-4 टोटके कौन से हो सकते हैं। और ये फूड बेस्ड होंगे, मैं पहले कह रहा हूँ फूड बेस्ड, कि आपने सिर्फ अपनी खुराक बदलनी है, आपने दवाई नहीं खानी। दवाई खाएंगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा डैमेज होगी, क्योंकि हर दवाई गुर्दों से प्रोसेस होती है और गुर्दे को डैमेज कर देती है। गुर्दा इन दवाइयों के लिए नहीं बना हुआ, गुर्दा सिर्फ आपके पानी को प्रोसेस करने के लिए, आपके ब्लड को साफ़ करने के लिए बना हुआ है। वो इन दवाइयों की जो दवाइयों के अंदर जो मेटल्स होती हैं उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और मेटल्स उड़ा देती हैं गुर्दों को। तो बेहतर ये है कि आप अपनी फूड को बदल लें ताकि आप सेहतमंद रहें। तो जी गुरु बताइए। जी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, तो दुनिया में आँखों का जो अंधापन है सबसे बड़ी कॉज इसकी शुगर की बीमारी है, यानी खून के अंदर ब्लड लेवल का बढ़ जाना, जिसको डायबिटीज़ भी कहते हैं। और टाइप और 90% लोगों को टाइप 2 है। और फिर इससे आगे बीमारियां आती चली जाती हैं, आंखें इससे डैमेज होती हैं, अल्जाइमर है, ब्रेन याददाश्त इससे चली जाती है, गुर्दे इससे डैमेज होते हैं, उसके बाद ये पाँव कटने का जो मसला आ जाता है, इसके अलावा लिवर डैमेज होता है, और फिर अल्टीमेट वो मरीज़ जो है उसको हार्ट अटैक होता है, फालज होता है, और ये एक लंबी कहानी है और डायलिसिस पे चला जाता है। इन सारी चीज़ों से आपने बचना है तो इसके लिए आपके पास एक ही रास्ता है। याद रखिए, शुगर की कोई बीमारी नहीं, शुगर ये एक आपकी फूड की बीमारी है। अगर आप फूड ठीक कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। ये लाइफस्टाइल की बीमारी है। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि हम अपनी खुराक के अंदर इस वक्त जो रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी चीनी है, मैदा है, इसका इस्तेमाल हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसको फौरी तौर पे इन चीज़ों को कट कर दें। किसी भी तरह से चीनी या इस तरह की जो इसकी बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसीज़ हैं, और अब ये आपके छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं, तो ये सारा अपनी लाइफ से, अपने किचन से निकाल दीजिए। आधी बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ज़ाहिर है बीमारी हो चुकी है हमारे जिस्म के अंदर। अब नॉर्मल हालात में जो चीज़ें हमें बर्दाश्त हैं, जो काबिल बर्दाश्त होती हैं, हम खा सकते हैं, बीमारी में वो भी नहीं खा सकते। तो अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो कुछ अरसे के लिए, आप 3 माह के लिए कर लें, आप उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा कर लें, अनाज बंद कर दें, अनाज बंद कर दीजिए, कुकिंग ऑयल बंद कर दीजिए। मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये जो कुकिंग ऑयल जिसके बारे में हमें कहा गया कि ये हेल्दी ऑल्टरनेट है आपकी चिकनाई का, इसने हमें बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। उसकी जगह पे आप अपनी कुकिंग करें देसी घी में, आप अपनी कुकिंग करें कोकोनट ऑयल के अंदर, आप जैतून का तेल जो है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, उसको कच्चा इस्तेमाल करें, सालन के ऊपर डाल लें। तो ये बेहतरीन चिकनाइयाँ हैं जो आपको हील करेंगी। उसमें इससे अगला मामला ये है कि शुगर की जब सर हम दवाई करते हैं, या शुगर का मरीज़ है वो बार बार खा रहा होता है, चूँकि दवाई खा रहा होता है उसका शुगर लेवल डाउन होता है, हर 2 घंटे बाद वो कुछ खा रहा होता है। आप दवाई छोड़ें और फास्टिंग करें, रोज़ा रखें, या आप रोजे में तो आप कुछ नहीं खा पी सकते। 2 रोजे होते हैं ना, एक इस्लामी रोजा है, गैर इस्लामी रोजा है। इसको इस्लामी रोजा रख लें या गैर इस्लामी रख लें। इस्लामी रोजे को हम ड्राई फास्टिंग कहते हैं, दूसरे को वाटर फास्टिंग कहते हैं। तो आप वाटर फास्टिंग करें 16 घंटे की, यानी खाना आप अपना खाएं मगरिब की नमाज के साथ, जैसे ही सूरज गुरूब हो खाना खा लें, और उसके बाद 16 घंटे अगले दिन तक, यानी 7 बजे आपने खाना खाया तो अगले दिन 11 बजे नाश्ता करें। यानी आपका जो ब्रेकफास्ट है, जो नाश्ता है, वो 11 बजे हो। फिर दोपहर को आप लंच के अंदर सैलड खाएं। सैलड नाश्ते में आप अंडे खा लें, लंच में सैलड खा लें, रोटी कोई नहीं है। और शाम को जो आप खाएं तो उसके अंदर एक प्लेट ऐसी बनाएं कि आधी प्लेट के अंदर सैलड हो,
आधी के अंदर प्रोटीन हो और आधी के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी या चावल। प्रोटीन बता दीजिए कौन से, गोश्त हो, मुर्गी हो, इस टाइप की। जी, प्रोटीन में गोश्त सारे आ जाते हैं, आपकी मुर्गी भी आ जाती है, आपका मटन आ जाता है, आपका बीफ आ जाता है। तो कोई चीज़, क्योंकि प्रोटीन आपको ज़रूरत है, अंडे भी इसका हिस्सा है। आपका जो सारा स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन का बना हुआ है। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो फिर आपके मसल्स नहीं बनेंगे, और शुगर की बीमारी हमारे मसल्स को खा जाती है। इस तरह से 16 घंटे की फास्टिंग, अनाज आप बंद करें। आप देखें कि पहले दिन ही रात की जो आपने बताया ना प्लेट, उसमें ये आपने बताया कि आधी प्लेट सैलड होगी और आधी थोड़ी सी जो प्लेट होगी उसमें प्रोटीन होगी। हाँ जी, 25 बाकी कार्ब्स होंगे छोटा सा। हाँ जी, यानी आपके चौथा हिस्सा कार्ब हो जाएंगे। आप अगर रोटी खाना चाहते हैं तो एक जो छोटी रोटी होती थी जो बच्चों को माएँ पका के देती थी, जिसे गुल्ली रोटी कहते थे, वो रोटी 30-40 ग्राम की। उसके साथ आप जो एक पोर्शन है वो सालन का हो जाए, चाहे सब्ज़ी का सालन हो जाए, गोश्त और सब्ज़ी का मिक्स हो, और आधी प्लेट आपकी कच्ची सब्जियों पे मुश्तमल होगी। उसमें गाजर हो जाए, बंद गोभी हो जाए, खीरा हो जाए, टमाटर हो जाए, प्याज हो जाए। तो ये चीज़ें आप सैलड के तौर पे लें। दोपहर को सिर्फ सैलड लें, लंच में आप अंडे ले लें, सैलड ले लें, फिर आप, और उसके बाद शाम का खाना जो है मगरिब के साथ खा लें। तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि पहले दिन ही आपकी सारी शुगर की दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। ना आपको इंसुलिन की ज़रूरत रहेगी, ना आपको कोई और चीज़ खाने की ज़रूरत रहेगी। 3 माह के बाद जब आप HbA1c कराएंगे, यानी वो 3 माह का शुगर का जो टेस्ट है वो डेफिनेटली आपका 6 के आसपास आ जाएगा। और जब आप 6 के आसपास आ जाते हैं तो फिर ये जो सारी शुगर के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अंधापन है या गुर्दे डैमेज हो रहे हैं या आपको अल्जाइमर का मसला है, ये सारे रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं। तो बगैर किसी दवाई के, ज़ीरो मेडिसिन पे रहते हुए आप अपनी खुराक के साथ इन सारी चीज़ों से निकल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जिसका जिक्र मैं करना चाह रहा हूँ, जो हमारा ब्रेकफास्ट है ना, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिकल का जो ब्रेकफास्ट है, क्योंकि शुगर के मरीज़ों ने इस्तेमाल किया है और इसका बड़ा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ उसका। देखें, इंसान को एनर्जी चाहिए होती है, फूड नहीं चाहिए होती है, ये याद रखिएगा। जो ये बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं, इंसान को वो नहीं चाहिए होती। इंसान 2 वजूहात से खाना खाता है। एक तो उसको चस्का चाहिए होता है क्योंकि अच्छा लगता है, ये खाना जो है अच्छा लगता है, उसके अंदर चटखारा होता है, तो एक तो चटखारे के लिए चाहिए होता है, दूसरा एनर्जी के लिए चाहिए होता है। अगर खुराक आपको एनर्जी नहीं दे रही तो कुछ अर्से बाद आप उसको बंद करते हैं, और अगर खुराक आपको चटखारा नहीं दे रही, यानी आपको अच्छा नहीं लग रहा खाते हुए, तो फिर भी आप उसको बंद करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए, फिर ही आपको फ़ायदा होता है। तो अब क्योंकि खाना आपने एनर्जी के लिए खाना है, जो प्राइमरी, जो सबसे पहला हमारा पर्पज़ है खाने का, वो एनर्जी है। तो ये जो हमारा ब्रेकफास्ट है ये आपको एनर्जी दे देता है। तो इसको आपने क्या करना है कि 2 चम्मच आपने इसको पकाना है। जैसे हम पकाने का तरीका बता देते हैं। जैसे सुबह उठें आप और को पानी वगैरह पिएँ, और उसके बाद इसके 2 चम्मच बनाएं और उसको ये खा लें। जब ये खा लेंगे तो ये फुल ऑफ एनर्जी है। ये आपको 4, 5, 6 घंटे मज़ीद कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एनर्जी को बहाल कर देगा। लिहाजा जो आपकी एक फास्टिंग का प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। यानी आप कुछ सॉलिड खुराक नहीं खा रहे, आप ये हमारा ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। और उसके बाद जब आपको भूख लगे तो फिर आप दूसरी चीज़ें खाएं। दूसरा, आप चटखारा बढ़ा सकते हैं, अपने कार्ब्स उसके साथ कम भी कर सकते हैं। मसलन आप रोटी ना खाएं, आप चावल कम कर लें, बस 1 या 2 चम्मच चावल खाने चाहिए आपको। हाफ़ रोटी खा लें, या बहुत छोटी रोटी जैसे गुल्ली रोटी कह रहे थे गुरु, आप वो खा लें। और जो सालन है वो ज़्यादा रख लें आप। मसलन सब्ज़ी पकाई हुई तो सब्ज़ी ज़्यादा खा लें आप, जैसे आपका चटखारा भी पूरा हो जाएगा और रोटी की जो ख्वाहिश है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने चावल खाने हैं तो आप बिरयानी के 2 चम्मच खा लें, लेकिन 2 चम्मच छोटे होने चाहिए, तो आपका चटखारा भी पूरा हो जाएगा और वो जो चावल की आपकी ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो जाए। तो बहुत ज़्यादा अगर मिकदार में खाएंगे और चटखारे के पीछे दौड़ेंगे तो फिर डेफिनेटली उसका हल यही निकलेगा कि आपको आंखों के अंदर इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, या फिर आपकी खुदा न खास्ता टांगों का प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर आपके गुर्दों का प्रॉब्लम हो जाएगा, या आपका दिल का प्रॉब्लम हो जाएगा। अब वो ब्लड प्रेशर का बताइएगा। अच्छा, जो इस वक्त 90% बीमारियां हैं ना मॉडर्न हमारे ज़माने की, उसमें चाहे शुगर है चाहे ब्लड प्रेशर है, ये सेम खुराक के साथ जुड़ी हुई हैं। आप जब ये जो मैंने आपको बताया शेड्यूल कि आपने फास्टिंग करनी है, फास्टिंग के साथ आपने कार्बोहाइड्रेट कम कर देने हैं, अनाज कम कर देना है, चीनी कम कर देनी है, बाज़ार के डब्बे के खाने कम कर देने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, हाइपरटेंशन जो है वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा
कोई तरीकाकार नहीं है, दुनिया की कोई दवाई ऐसी नहीं है जो इनको ख़त्म कर सके। सब दवाइयाँ शुगर की हो तो वो इसको मैनेज करती हैं, ब्लड प्रेशर की हैं तो वो इसको मैनेज करती हैं, घंटा 2 घंटे इसका असर रहता है, उसके बाद बीमारी फिर खड़ी हो जाती है। तो ये जो तरीकाकार है फास्टिंग का और लो कार्ब डाइट का, ये आपकी ब्लड प्रेशर भी ठीक करती है, आपकी शुगर भी ठीक करती है, मोटापा भी, आपका वज़न भी कम करती है। और सिर्फ इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जो लेटेस्ट अभी आया कि जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो जब लो कार्ब डाइट के ऊपर आते हैं और फास्टिंग करते हैं तो मिर्गी के दौरों का दौरानिया बढ़ता चला जाता है। अगर महीने में 1 दफ़ा पड़ता था, अब 2 महीने में 1 दफ़ा हो जाता है। तो यानी दिमागी सेहत के लिए भी ये बड़ा ही मुफीद तरीक़ाकार है और इससे आपका बजट भी कंट्रोल रहता है। आप फास्टिंग करते हैं, ये तो मुफ्त की दवाई है, इस पर किसी का कुछ नहीं लगता। और इस महंगाई के दौर में जब हर चीज़ आपके हाथ से निकली जा रही है, थोड़ा खाएं, सुथरा खाएं और फास्टिंग करें। देखिए, कुदरत ने हर चीज़ जो रखी है वो नेचर के अंदर रखी हुई है। अल्लाह ताला ने जो भी खाने वाली चीज़ है उससे सिर्फ नेचर से लें, आप फैक्ट्री से ना लें। फैक्ट्री खुराक नहीं बना सकती, क्योंकि जब आप फैक्ट्री के अंदर से इंतज़ार करेंगे कि वहाँ से खुराक निकलेगी तो आपने एक आर्टिफिशियल फूड पे चले गए। तो आपके छोटे से गार्डन होगा या क्यारियाँ होंगी, उसके अंदर खुराक उगाएँ, उसके अंदर टमाटर उगाएँ, प्याज उगाएँ, आप उसको खाया करें। सब्जियाँ उगाएँ, वो नेचर की हैं, वो खाएँ। गोश्त, इसका ताल्लुक नेचर के साथ है। और देसी घी खाएं। और बार बार हम आपको कहते हैं कोकोनट ऑयल पे आएँ, बाकी कोई ऑयल आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। नेचर के साथ जुड़ेंगे तो बीमारी से दूर रहेंगे। जब तक इंसान नेचर के साथ था उसे कोई बीमारी नहीं लगी थी। जब वो नेचर से दूर हो गया और उसने प्रोसेस फूड खानी शुरू कर दी, फैक्ट्रियों के अंदर से निकली फूड जब उसने खानी शुरू की तो वो बीमार हो गया। तो फैक्ट्रियों की फूड छोड़ें, नेचुरल फूड इस्तेमाल करें और कम से कम खाएं, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला की वाहिद मखलूक है जिसे बहुत कम खुराक की ज़रूरत होती है। हमारा जो बॉडी वेट है उसके मुकाबले में हमें सिर्फ 1% खुराक की ज़रूरत पड़ती है। भैंसों को बहुत ज़्यादा पड़ती है। भैंस तो 40 किलो चारा खा जाती है 24 घंटे के अंदर। आप भैंस ना बने, इंसान बने। इंसान 2 खजूरों के साथ 24 घंटे गुजार सकता है, क्योंकि 1% जो आपका वेट है उसके बराबर खुराक होगी तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। कम खाएँ, नेचुरल खाएँ, आर्टिफिशियल ना खाएँ, आप बीमारियों से बचे रहेंगे।